स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट कुछ एमसीक्यूज़ लाई हूँ आपके लिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विशेषकर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आप देखें, इसमें औद्योगिकरण, उत्तर औद्योगिक सबकी बातें बताई गई हैं। 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों ने जिसे आधुनिकता को बनाने का श्रेय दिया गया था औद्योगिकरण। क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध जुड़ा है मूल्य और मानक से। आपको मैं उत्तर आधुनिकता का वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ। प्रकारवाद किसे कहते हैं, संरचनावाद किसे कहते हैं, ये सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अब इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध जुड़ा है मूल्य और मानक से। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में किस विद्वान द्वारा किया गया था? लेस्ली फिल्डर और रहाब हसान के द्वारा किया गया था। आप इन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिएगा। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1960 में किस विद्वान द्वारा किया गया? लेस्ली फिल्डर और रहाब हसान द्वारा किया गया है। उत्तर आधुनिकता सबसे बड़ा सरोकार किससे संबंधित है? कला और संस्कृति का संबंध है। उत्तर आधुनिकता को लेकर आलोचकों का क्या मत है? यह एक विचार है। उत्तर आधुनिकता निम्नलिखित में से क्या उत्तर आधुनिकता का लक्षण नहीं है? ये उपभोक्तावाद। भाषा विज्ञान, भाषा का अध्ययन, मार्क्सवाद, प्रकारवाद का विरोध और प्रचलित सिद्धांतों की अस्वीकृति, ये तीनों उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं हैं। भाषावाद, भाषा का अध्ययन, मार्क्सवाद, प्रकारवाद का विरोध, प्रचलित सिद्धांतों का अस्वीकृति। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों को उत्तर आधुनिकता में नए रूप प्रस्तुत किए गए हैं? ये हैं सभी सिद्धांत। मार्क्सवाद है, नारीवाद और परंपरागत। उत्तर आधुनिकतावादी जो सिद्धांतिक हैं, मार्क्सवाद है, परंपरागत और नारीवाद है। किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने बताया कि वर्तमान समाज व्यक्तिवादी और खंडित है? ऐसा कहा है लियोटार्ड ने। किसने कहा है? लियोटार्ड ने कहा है। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णतावाद को महत्व दिया जाता है। आधुनिकता में विज्ञान को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में मानवतावाद को महत्व दिया जाता है। किस सदी में उत्तर संरचनावाद को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझा जाने लगा है? 20वीं सदी में। 20वीं सदी में संरचनावाद को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझा जाने लगा है। उत्तर संरचनावाद पर बल देता है भाषा की संरचना प्रणाली पर। उत्तर संरचनावाद बल देता है भाषा की संरचना प्रणाली पर। दूसरा है भाषा की अपेक्षा लेखन पर बल, जिससे विषयों के विविध पक्ष बल दे। उत्तर संरचनावाद की अवधारणा का उदय हुआ था फ्रांस और जर्मनी में। उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में और जर्मनी में। अल्थुजर नामक विचारक किस देश के थे? वो हैं फ्रांस के। अल्थुजर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस के कौन कौन से? अगस्त काम्टे थे, दुर्खीम थे, लेविस्ट्रास थे और लेविस्ट्रास है और अल्थुजर भी। किस विद्वान ने संरचनावाद को मार्क्सवाद का संस्करण रूप दिया, जो आगे चलकर उत्तर संरचनावाद में परिवर्तित हो गया? ऐसा मार्क्सवाद का संस्करण दिया था अल्थुजर ने। निम्नलिखित में कौन सी तीन संरचनात्मक परंपराओं का विकास फ्रांस में हुआ था? फ्रांस में हुआ था मार्क्सवाद का विकास, उत्तर संरचनावाद का विकास और मानवशास्त्री का विकास। ये सभी का किस विद्वान ने उत्तर संरचनावाद का जनक कहा जाता है? जैक दरिदा को उत्तर संरचनावाद का जनक कहा जाता है। दरिदा ने किस वर्ष उत्तर संरचनावाद की अवधारणा को बताया है? 1966 में, 1966 में। दरिदा वस्तुतः किस तरह के संरचनावादी के प्रणेता थे? भाषा। आप जानते हैं फर्नांडिन सोश्योर जो भाषाविद थे वो भी उत्तर संरचनावादी थे, और दरिदा भी उत्तर संरचनावादी थे, वो भी भाषाविद थे। उन्होंने भाषा पे बहुत कुछ लिखा है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये मिशेल फूको की है, ये भी उत्तर संरचनावादी हैं। लिखित में कौन से उत्तर संरचनावाद के लक्षण हैं? इसमें है एक विधि के रूप में उत्तर संरचनावाद, वाणी और भाषा के रूप में, भाषा की आधारभूत इकाई संकेत में उपयुक्त सभी। किस विद्वान ने भाषा के आधार पर संरचनावाद का एक मॉडल या पैराडाइम तैयार किया है? फर्नांडिन सोश्योर ने ये मॉडल और पैराडाइम तैयार किया है।
फर्नांडीन सेस्योर ने उत्तर संरचनावाद की अवधारणा को देखा है। अब आप देखें, उत्तर उपनिवेशवाद में किस तरह के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है? वो है सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं? डॉक्टर होमी भाभा। होमी भाभा उत्तर उपनिवेशवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, डॉक्टर होमी भाभा। और अगला है, उत्तर उपनिवेशवाद को किसके बाद की स्थिति माना गया है? उपनिवेशवाद है। उत्तर उपनिवेशवाद में तीसरी दुनिया और किनके बीच संबंधों का विश्लेषण करता है? पहली दुनिया। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद की व्याख्या से जुड़े हैं? होमी भाभा। अब देखें क्वेश्चन, उपनिवेशवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं होमी भाभा, और उपनिवेशवाद को किसके बाद की स्थिति माना गया है? उपनिवेशवाद के स्थिति को। हाँ, इसमें होगा आपका आंसर होगा ये साम्राज्यवाद। उत्तर उपनिवेशवाद को किसके बाद की स्थिति के रूप में देखा गया है? ये है साम्राज्यवाद के बाद की स्थिति की। ये गलत है, आपका आंसर यही सही होगा। उत्तर उपनिवेशवाद में, क्योंकि देखिए जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उस समय उनका उद्देश्य ही था साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य को फैलाना, तो इसलिए साम्राज्यवाद के बाद ही उत्तर उपनिवेशवाद आया है। बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी फैक्ट्री या अपना उद्योग यहाँ पर प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। ये उपनिवेशवाद की बात की है। उत्तर उपनिवेशवाद को किसके बाद की स्थिति? हाँ, ये तो सही है क्वेश्चन। देखें, मुझसे ही गलती हो गई, इसका आंसर यही है, उपनिवेशवाद के बाद ही उत्तर उपनिवेशवाद की स्थिति आती है। अब आगे देखें, उत्तर उपनिवेशवाद में, हाँ देखिए, सबसे पहले साम्राज्यवाद की स्थिति आई, उसके बाद उपनिवेशवाद की स्थिति आई, उसके बाद उत्तर उपनिवेशवाद की स्थिति आती है। उत्तर उपनिवेशवाद में तीसरी दुनिया और किनके बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? तीसरी दुनिया और पहली दुनिया। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद की व्याख्या से जुड़े हैं? ये हैं एडवर्ड साइड उत्तर उपनिवेशवाद से जुड़े हैं, होमी भाभा हैं और गायत्री स्पिवॉक हैं। एडवर्ड साइड किस देश के समाजशास्त्री थे? फिलिस्तीन के, पर अमेरिका में बस गए। एडवर्ड साइड किस देश के समाजशास्त्री थे? फिलिस्तीन के, पर वो जाकर अमेरिका में बस गए थे। अब आगे क्वेश्चन है, ओरिएंटलिज्म किसकी पुस्तक है? ओरिएंटलिज्म एडवर्ड साइड की पुस्तक है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। अब आप देखें अगला क्वेश्चन, उत्तर संरचनावाद के माध्यम से उपनिवेशी संस्कृति के आधार पर प्राच्य और पाश्चात्य के आधार पर संस्कृतियों का अध्ययन किया है एडवर्ड साइड ने। संस्कृति के आधार पर प्राच्य और पाश्चात्य के आधार पर संस्कृत का अध्ययन एडवर्ड साइड ने किया है। यूरोप केंद्रित पूर्वाग्रह किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाता है? पूर्वाग्रह से प्राच्य संस्कृति को देखना। एडवर्ड साइड ने किस प्रकार की संस्कृति का अध्ययन पर बल दिया है? प्राच्य संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया है। किस विद्वान ने पूर्वी संस्कृतियों का अध्ययन अकादमिक उद्देश्य से नहीं बल्कि साम्राज्यवादी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया है? वो है एडवर्ड साइड। द स्ट्रगल फॉर फिलिस्तीन सेल्फ डिटर्मिनेशन किसकी पुस्तक है? ये आपके हैं एडवर्ड साइड की पुस्तक है। एडवर्ड साइड ने किस मध्य पूर्व देश को लेकर अध्ययन किया है? वो है फिलिस्तीन। आप देखें उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर किया है। द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एडवर्ड साइड की बुक है। द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। पियरे बोर्दियू, अब आ जाते हैं पियरे बोर्दियू विशेषकर संस्कृत पुनरुत्पादन के लिए फेमस है। एडवर्ड साइड वो ओरिएंटलिज्म और प्राच्यवाद के लिए हैं, जबकि किलफोर्ड गीज भी संस्कृत के लिए फेमस है। पियरे बोर्दियू को आप जानते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के लिए जाने जाते हैं। पियरे बोर्दियू को हैबिट्स के लिए जाना जाता है। पियरे बोर्दियू ने हैबिट्स की बात की है। और पियरे बोर्दियू किस सदी के फ्रांसीसी
विद्वान थे, यानी फ्रांस के रहने वाले पियरे बोर्दियू थे। देखिए फ्रांस में कौन कौन रहते हैं, आप देखें फ्रांस के रहने वाले थे अगस्त काम्टे, आप लिख लें, नोट करें, काम्टे, दुर्खीम, दुर्खीम थे, फिर फर्नाडिन सेश्योर, सोसरे, और कौन थे, मिशेल फूको, लेवी स्ट्रास, बोर्दियू, लेविस स्ट्रास और बोर्दियू। ठीक, अब आप लोग देखें, काम्टे, दुर्खीम, सोसरे, मिशेल फूके, लेविस्ट्रास और बोर्दियू। तो इस तरह से सभी विद्वान फ्रांस के रहने वाले थे। पियरे बोर्दियू भी, जिन्होंने सांस्कृतिक पूंजी से आशय शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति से कहा है। पियरे बोर्दियू ने सांस्कृतिक पूंजी से आशय है शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति से। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने दी है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने। उच्च शिक्षा से उच्च संस्कृति और उच्च संस्कृति की अवधारणा पियरे बोर्दियू किस सिद्धांत से संबंधित है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, यानी जितना ज़्यादा हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं हमारी संस्कृति भी उच्च हो जाती है, और उच्च संस्कृति की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने दी है। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में अपने किस अवधारणा की चर्चा की है, हैबिट्स की, उन्होंने हैबिट्स की बात की है। बोर्दियू की आलोचना किस आधार पर की जाती है, अति संवेदनशील के आधार पर। यह माना जाता है कि वो अति संवेदनशील समाजशास्त्री हैं। मिशेल फूको किस देश के रहने वाले थे, आप जानते हैं वो फ्रांस के रहने वाले थे, अभी आपको मैं बता चुकी हूँ। मिशेल फूको समाजशास्त्री दृष्टिकोण से शक्ति की अवधारणा मिशेल फूको ने की है। फूको की शक्ति की अवधारणा किस दार्शनिक से प्रभावित था, नीत्शे से प्रभावित था। फूको की शक्ति की अवधारणा किससे प्रभावित था, नीत्शे से। फूको ने शक्ति को किस रूप में देखा, एक संस्था के रूप में। फूको ने शक्ति के कितने पक्षों की चर्चा की, 3 पक्षों की। शक्ति और ज्ञान के परस्पर संबंध के रूप में किस विद्वान ने सिद्धांत दिया है, मिशेल फूको ने। ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति त्रिभुज के रूप में किस समाजशास्त्री विद्वान ने दिया है, ऐसा कहा है मिशेल फूको ने। देखिए ये त्रिभुज आपका तैयार होता है, एक तरफ आपका होता है व्यक्ति, दूसरी तरफ होता है शक्ति। वेदू छत पे जाके पानी डालो, कल से 2 दिन से पौधे सूख रहे हैं। और ज्ञान, तो मैं ये बता रही थी कि शक्ति और ज्ञान के परस्पर संबंध के रूप में किस विद्वान ने सिद्धांत दिया है, ऐसा कहा है मिशेल फूको ने। मिशेल फूको ने ये बताया है कि अगर व्यक्ति के पास ज्ञान होगा तो ज्ञान के द्वारा वो शक्ति अर्जित कर सकता है और संरचनावादी युग में, उन्होंने कहा है। तो इस तरह से यदि ये बात सही भी है कि अगर व्यक्ति शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के आधार पर उसे शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये त्रिभुज का आकार त्रिभुज के रूप में उन्होंने मिशेल फूको ने ही बताया है। तो इस तरह से आप देखें कि मिशेल फूको कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। मिशेल फूको हुए, जैक दरिडा हुए और पियरे बोर्दियू हैं। मिशेल फूको फ्रांस के रहने वाले थे, आपने देखा। उसके बाद आप देखते हैं पियरे बोर्दियू भी फ्रांस के रहने वाले थे। एडवर्ड साइड फिलिस्तीन के रहने वाले थे, और उत्तर संरचनावाद में एडवर्ड साइड हैं जो फिलिस्तीन के रहने वाले थे। और इससे पहले आपने देखा कि फर्नांडिन सेंस्योर ने एक मॉडल पैराडाइम तैयार किया। उत्तर संरचनावाद के लक्षण आपने देखा, और आपने देखा दरिडा को। दरिडा जो संरचनावादी थे, उत्तर संरचनावादी, जो भाषा के आधार पर उन्होंने बताया उत्तर संरचनावाद क्या है।
भाषा के आधार पर उत्तर संरचनावाद क्या होता है। और इसी तरह से आपने देखा अल्थुजर, जो अल्थुजर जैसे आप जानते हैं कि मार्क्स का जो सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांतकारी है। तो जैसे हमारे भारतीय समाज में भी बहुत से मार्क्सवादी हैं, जैसे डीपी मुखर्जी हैं, AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी हैं। तो इस तरह से मार्क्सवादी ये सब थिंकर हैं। इसी तरह से आप पाश्चात्य देशों में भी देखेंगे, वहाँ भी मार्क्सवादी विचारक हैं जो मार्क्सवाद को फॉलो करते हैं, जैसे हैबरमास है, अल्थुजर है। लेकिन अल्थुजर को हम संरचनावादी कहेंगे। वो मार्क्सवादी तो हैं, लेकिन मार्क्सवाद में उन्होंने संरचना की अवधारणा को विकसित किया है, तो इसलिए से उन्हें संरचनावादी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्तर संरचनावाद कब आया है, 20वीं शताब्दी में आए हैं। और उत्तर संरचनावाद और आधुनिकतावाद में क्या अंतर है, आप इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा और कंठस्थ करके याद करके 1-2 बार पढ़ेंगे बस आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और आपने बहुत मुझे प्यार दिया, आपने बहुत मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया है। और यदि मेरी वीडियो मेरी बनाई हुई वीडियो को आप देखें और देखकर यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।